drift velocity. Now let us consider a metal. This is the metal, and we know metals are made up of free electrons and positive ions. So metals has free electron and positive ions. And free electron can move and positive ions is stationary, or we can say it vibrate at its mean position. मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस मूव नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. दिस इज द पॉजिटिव आयंस एंड दिस वी कॉल इलेक्ट्रॉन, एंड हियर Q इज 0, टोटल चार्ज इज 0. जैसे हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी में जो गैसेस होते हैं, गैसेस लार्ज अमाउंट में होते हैं, इसमें भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स लार्ज अमाउंट में होते हैं. ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं. इसमें भी हम बोलेंगे कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं. तीसरा काइनेटिक थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स अपनी मोशन की वजह से कंटेनर के वाल से टकराते हैं और आपस में भी कोलिजन करते हैं. इसमें भी हम बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टकराते भी हैं और फिर वाल से भी टकराते हैं. ओके, सो दिस इज़ मच सिमिलर टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. जो काइनेटिक थ्योरी में गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होता है, इसमें हम पढ़ेंगे कि वही सेम बिहेवियर इलेक्ट्रॉन्स का होता है. क्लियर? तो एक चीज़ हमने समझ लिया कि जो चीज़ें हम मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते हैं वही चीज़ें हम इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ेंगे. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी मेटल है उसके पास कुछ टेम्परेचर है. ओके, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे मूव करते हैं, यहाँ से चले, यहाँ गए, एक बार कोलिजन हुआ, यहाँ से अपना पाथ चेंज कर दिया, फिर यहाँ आया, यहाँ पे कोलिजन हुआ, पाथ चेंज हुआ, और इस तरीके से ये ऐसे मूव करते हैं. ओके, दिस इज द रैंडम मोशन. अच्छा, तो ये जो मोशन होता है ये होता है थर्मल एनर्जी की वजह से. दिस इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी, and this is because of thermal energy. So velocity of this free electron is called thermal velocity. Thermal velocity, and this thermal velocity is approx 10 to the power 5 meter per second. ये इतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी की वजह से मूव करते हैं. दिस इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, अभी हमने पढ़ा कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन मेटल है, इसको हमने कोई प्लेट नहीं लगाया, कोई इस पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं किया, इसके चार्जेस मूव कर रहे हैं. बस क्यों? क्योंकि उसके पास थर्मल एनर्जी है. ओके, तो क्या ये चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं? तो इसका आंसर है ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करते हैं. उसका रीज़न ये है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलियंस ऑफ नंबर्स में है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. इनका मोशन कुछ इस तरीके से होता है कि अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर स्टैंड पे जा रहे हैं, तो उसी टाइम पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहे होंगे. तो अगर हम वेलोसिटी बोलेंगे तो ये दोनों की वेलोसिटी मिलकर 0 हो गई. अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे किसी स्टैंड पे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, तो इनकी वेलोसिटी 0. कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं, तो सब मिला करके हम ये बोलते हैं कि इनकी जब कैलकुलेशन करते हैं हम, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो क्या आती है? 0 आती है. सो एवरेज वेलोसिटी due to thermal energy of the electron is 0. So we can write the average velocity due to thermal energy is 0. How we calculate the average velocity? Now let us consider there are
n number of electrons in this metal, and u1 is the velocity of first, u2 is the velocity of second, and u3 is the velocity of third, and un is the velocity of nth electron. So average velocity is we write u, this is u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 un upon n, and this is equal to 0. So due to thermal energy, due to thermal velocity, there is no current, because total velocity, average velocity due to thermal energy is 0. That's all. Okay. जैसे हम फ्री पाथ पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी में, मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं, तो दो कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से ये चला, यहाँ पे कोलिजन हुआ पहला, यहाँ से यहाँ चला ये दूसरा, तो ये दो सक्सेसिव कोलिजन हो गए, इसके बीच में वो एकदम फ्रीली मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ. सो फ्री पाथ इज़ द पाथ of electron between two successive collision. So we call this is free path, and sometime here from 1 to 2, this we call relaxation time. The time taken by free electron to move on free path is called relaxation time. So this we call relaxation time. तो अगर हमें रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट करना है तो इसमें रैंडम मोशंस हो रहे हैं, पहला ये. दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इसमें हम ये एज्यूम कर सकते हैं, या फिर ऐसे हम समझते हैं कि यहाँ से ये चला 10 सेंटीमीटर चला, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेंटीमीटर होता नहीं, यहाँ से ये चला 10 सेंटीमीटर चला, या फिर 10 यूनिट में लिखता हूँ, इसको कोलिजन मिल गया, तो अगली बार ये ज़रूरी नहीं है कि ये 10 से 10 ही चलेगा तो इसको कोलिजन मिलेगा. ये कोलिजन कुछ पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है. ये 8 पे हुआ सपोज़, ये 6 पे हुआ, ये 3 पे हुआ, ये 4 पे हुआ, 2 पे हुआ. तो जो फ्री पाथ के बीच का टाइम होता है कि ये एक बार जो कोलिजन हुआ 10 सेकेंड में, तो अगला कोलिजन भी 10 सेकेंड में नहीं होगा. क्लियर? तो इसके लिए जो हम रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम का क्या मीनिंग कि ये है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, दिस वी कॉल रिलैक्सेशन टाइम. ये कोलिजन, दो कोलिजन के बीच के टाइम को ही हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. तो रिलैक्सेशन टाइम हम कैलकुलेट करने के लिए एवरेज कैलकुलेट करें, क्योंकि हर बार वैल्यू अलग अलग हो सकती है. तो इसके लिए रिलैक्सेशन टाइम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन दिस इज Tn. कि पहला जो कोलिजन है वो T1 टाइम पे हुआ, दूसरा T2 पे हुआ, तीसरा T3 पे हुआ, और फिर ऐसे, और सबका हमने एवरेज निकाल लिया. दिस वी कॉल रिलैक्सेशन टाइम. T1 ना लिख करके इसको हम टाउ लिखें तो और बेहतर है. दिस एवरेज, सो दिस इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n. दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम. ओके, सो नाउ is the metal conductor basically. Okay, and we apply electric field across it. This is positive and this is negative. So now if electron is moves in this direction, then due to negative plate it will repel, and due to positive it will be attracted. So electron initially moves in this direction, okay, but after applying this field it moves like this. Okay, now if an electron is moved in this direction without plate and we apply the electric field, you see that this is moved like this. ओके, इनिशियली ये ऐसे जा रहा था, फील्ड हमने लगा दिया, ऐसे जाने लगा. कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था इनिशियली, फील्ड लगाया हमने, ये ऐसे चला.
और आगे चला गया। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था, इधर रिपल्सन हुआ तो यहाँ आकर के नहीं, वो बस यहाँ तक आया। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, टोटल हमने ऐड किया 0 हो गया। लेकिन जब हम फील्ड लगाते हैं तो देखते हैं ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। तो अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को अपोजिट तो है नहीं, तो इसका मतलब कि इनके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए होंगे कि जो ऐसे चल रहे होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जो ऐसे चल रहे होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो अब हम बोल सकते हैं कि इनके पास जब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 नहीं आएगी, क्योंकि सबकी एक ही डायरेक्शन लगभग हो गई है, थोड़ा थोड़ा सब शिफ्ट हो गए हैं। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। ये जो शिफ्ट होता है, जैसे ये चल रहा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये ऐसे चला, तो ये कर्व पाथ बनाता है। वो इसलिए कि जब आप इसका इक्वेशन लिखेंगे, ओके अभी हम लिख लेंगे इसको, तो ये ऐसे ही कर्व पाथ बनाता है। तो हम बोलते हैं कि ये शिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। When electric field is applied across the conductor, the direction of electric charges, free electrons, shift from their original direction. This we call that electron are drifted. This we call electron are drifted, कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गए। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गए तो इसके लिए हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? पहले इनके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, वो हमने बनाया है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at. सिमिलरली फॉर v2 दिस इज u2 प्लस at. दिस वी कॉल a tau. Okay, a tau, this we call relaxation time. This is a tau 1, a tau 2, and for nth electron this is a tau n. Okay, so average final velocity. First of all we think about what is the acceleration. So electric field is same for all these charges, electrons. So force is QE. Q is basically negative, and if we take the magnitude only, this will be force. And we know acceleration is force upon mass, and this is QE upon m. M is the mass of electron. Okay, so this is the mass of electron. So now we can write this is u1 plus QE by m tau 1. This is u2 plus QE upon m. QE हर जगह सेम लिखना है क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, tau 2, and this is dot 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 un plus QE by m tau 3. अब हम इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो v एवरेज इज इक्वल टू, सबको ऐड करने हैं तो ये सभी टर्म्स को हमने ऐड किया, सॉरी नॉट दिस, एक्चुअली दिस, ये सब टर्म्स को हमने ऐड किया। दिस इज u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un प्लस, इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, QE बाई m इज़ कॉमन, QE बाई m इज़ कॉमन, एंड दिस इज tau 1 प्लस tau 2 प्लस डॉट 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 tau n। और एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल नंबर से हम डिवाइड करेंगे, एंड देयर आर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सब में हमने डिवाइड किया n से, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। दिस इज n, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, एंड वी नो दैट u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n इज 0. So V average is equal to 0 plus QE by m is tau. So V average is
QE by m into tau. We write here this average velocity is known as drift velocity. So we call Vd, not V multiplied by d. We write d for drift. So we call this is drift velocity. Average velocity after applying the electric field of the electron is called drift velocity. So this is QE by m tau. Okay, so we write here Vd is equal to QE by m tau. Now Q is the charge of electron. So in place of Q we can write E charge of electron, and electric field is constant. And at constant temperature relaxation time is also constant. Then drift is more, Vd is more when E by m is more. E by m is basically, if for charge on electron, charge on mass, this is called charge mass ratio. तो इसके लिए एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जिसके पास चार्ज मास रेशियो ज़्यादा होगा उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जो ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन का या फिर चार्ज पार्टिकल का, वो ज़्यादा होगा. तो एक क्वेश्चन ऐसे हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव प्लेट है, इधर से सपोज एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे चला और ये कुछ ऐसे ड्रिफ्ट हुआ नेगेटिव की तरफ. दूसरा हम बनाते हैं कि यहाँ से एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज चला और ये कुछ ऐसे ड्रिफ्ट हो गया. तो अगर इसमें बोलना हो कि इसका चार्ज मास रेशियो ज़्यादा है तो जिसमें हम देखेंगे ड्रिफ्ट ज़्यादा हुआ होगा. इनका ओरिजिनल पाथ ये है, इनका ओरिजिनल पाथ ये है, ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया है. ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये प्लेट पे जाने को, मतलब इसमें ड्रिफ्ट किस में ज़्यादा हो रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है. तो जिसमें ड्रिफ्ट ज़्यादा होगा ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. अगर आपको डायग्राम दे दिए जाए और उसमें पूछे जाए कि ड्रिफ्ट किस में ज़्यादा हो रहा है तो, या फिर चार्ज मास रेशियो किसका ज़्यादा है, एक बार मैं उसको क्लियर बनाता हूँ. ये कोई प्लेट, एक चार्ज ऐसे चला और एक दूसरे प्लेट में हमने देखा कि ये चार्ज ये ऐसे चला. तो क्लियरली दिख रहा है इसमें ड्रिफ्ट ज़्यादा है, इसमें ड्रिफ्ट कम है. तो हम बोलेंगे इसका चार्ज मास रेशियो ज़्यादा है. तो चार्ज मास रेशियो से हम क्या समझ सकते हैं कि उसमें कितना ड्रिफ्ट होगा. इफ चार्ज मास रेशियो इज़ मोर, ड्रिफ्ट इज़ मोर. चार्ज मास रेशियो इज़ लेस, ड्रिफ्ट इज़ लेस. Okay, so this is the expression for drift velocity. Now the relation between drift velocity and electric current. So now drift velocity and electric current. So this is now let us consider a conductor of length L and area of cross section is A. Now N is the density of electron, means N is basically number of electron per unit volume, that in 1 unit volume how much is the number of electron, that is N. So this is N is equal to charge per unit volume. Okay, so volume of this conductor is AL. So charge is equal to how much charges, this is number of charges is equal to N into volume, means A into L. इतने नंबर ऑफ चार्जेस हैं.
अब हम बोलेंगे कि टोटल चार्ज कितना होगा। सो टोटल चार्ज, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन पे हमने पढ़ा ई चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, this is the number of charge and this is the total charge. We multiply E because one charge, one electron has the charge minus E, and if we take magnitude we can write E. So this is basically Q. Now these are the charges, इनको L लेंथ चलने हैं, L लेंथ चलने हैं, इनके पास वेलोसिटी है VD, जो एवरेज वेलोसिटी है वो है VD, दैट वी कॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन speed is equal to distance upon time, then time is equal to distance upon speed। तो कितने टाइम में ये चार्जेस एल लेंथ को मूव करेंगे, मीन्स ये चार्जेस ऐसे मूव करके ये कब पूरे चार्जेस कितने टाइम में बाहर निकल जाएंगे, मीनिंग ये वाले रीजन को छोड़ देंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज एल, that is to be covered, speed is VD. So this is T. Then we know that electric current is Q by T, charge per unit time, that we call electric current, and this is I is equal to ENAL T, this is upon L upon VD, L cancel and VD, so this we write I is equal to NEAVD. This is the relation between electric current and drift velocity. So that's all about this. Thank you.